सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन। बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन क्या है और ये कितने प्रकार से होते हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि कायिक जनन या वर्धी जनन क्या है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। मतलब जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में जो अलैंगिक जनन होता है वह निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। वैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, अंतः बीजाणुओं द्वारा होता है, बाई एंडोस्पोर्स। दूसरा क्या होता है, कोनिडिया के द्वारा, बाई कोनिडिया। तीसरा क्या होता है, चल बीजाणु के द्वारा। तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो 3 टाइप्स का होता है, बाई एंडोस्पोर्स, बाई कोनिडिया एंड बाई जू स्पोर्स। हिंदी में इसको कहते हैं अंतः बीजाणु द्वारा, कोनिडिया के द्वारा और चल बीजाणु के द्वारा। ये 3 प्रकार से जो होते हैं जनन होते हैं। किस में होते हैं, बैक्टीरिया में 3 प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंतः बीजाणु होते क्या है। अंतः बीजाणु बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के सभी जीवाणुओं में पाए जाते हैं। मतलब जो अंतः बीजाणुओं द्वारा जो जनन होता है यह बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम वंश के जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं सभी प्रकार के जीवाणुओं में अंतः बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले जीवाणु की कोशिकाएं एक विशेष आकार की गोल जैसी क्या बनाती है, गोल जैसी संरचना बना लेती है। ठीक है, तो जो गोल जैसी संरचना बना लेती है उसी गोल जैसी संरचना को कहा जाता है अंतः बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, सबसे पहले इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं इन जीवाणु की कोशिकाओं में क्या होता है कि थोड़ी सी कुछ अलग प्रकार के ये गोल आकृति की संरचना बना लेती है। और इस गोल आकृति की जो संरचना बना लेती है उसे क्या कहा जाता है, अंतः बीजाणु कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाती है और इनकी जो कोशिका द्रव्य होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और इसके चारों तरफ एक मोटा क्या होता है, आवरण बन जाता है। तो इसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक मोटा सा आवरण बन जाता है। फिर क्या होता है कि अनुकूल परिस्थितियों में यह आवरण क्या होता है, फट जाता है। जैसे ही इसके अनुकूल परिस्थितियाँ होती है ये इनका जो आवरण है, जो मोटा सा आवरण बना है, यह आवरण क्या होता है, आसानी से फट जाती है। और अंतः बीजाणु क्या होते हैं, विकसित होकर एक नए जीवाणु कोशिका क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के जनन को बेसिकली कहा जाता है क्या चीज़, तो एंडोस्पोर के द्वारा कहते हैं, यानी अंतः बीजाणु के द्वारा कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड हो जाएगा कोनिडिया के द्वारा। कोनिडिया के द्वारा क्या है, कुछ जीवाणुओं के शाखाओं के स्वतंत्र सिरों पर बीजाणु के समान रचनाएं श्रृंखला में बनती हैं। मतलब इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंतिम सिरों पर, इसके शाखाओं के सिरे पर हम ये देखते हैं कि बीजाणु के ही जैसे क्या होती है, बीजाणु के जैसे श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला मतलब इस प्रकार से क्या होती है, ऐसे 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 इस प्रकार की क्या बनते हैं, संरचनाएं बन जाती है। और इस प्रकार की जो संरचना है, इस प्रकार की संरचना को कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, कोनिडिया क्या है, तो मैंने बताया कुछ जीवाणु के शाखाओं के स्वतंत्र सिरे पर बीजाणु के समान, जैसे बीजाणु होता है ठीक उसी प्रकार से क्या बनती है, रचनाएं श्रृंखला के रूप में बन जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। अब ये जो कोनिडिया होता है, ये कोनिडिया क्या होगा, ये मातृ कोशिका से अलग होकर
क्या करती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में एक नए जीवाणु कोशिका क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेती है। मतलब वो जो कोनिडिया का निर्माण हुआ है, वो कोनिडिया क्या होगा, वो कोनिडिया अब मातृ कोशिका से अलग हो जाएंगी और अलग होकर के जैसे इसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगी, यह एक नए जीवाणु कोशिका क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसीज हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, माइक्रोमोनोस्पर्मा हो जाएगा। ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के अलैंगिक जनन। तो तीसरा प्रकार का अलैंगिक जनन जो उसको कहते हैं चल बीजाणु, यानी बाइजू स्पोर्स। अब चल बीजाणु क्या है, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जीवाणु कोशिका कुछ गतिशील बीजाणु बनाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। मतलब कभी कभी होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वह बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन कैसे बीजाणु का, गतिशील, यानी वो मोटाइल्स जो स्पोर्स होते हैं, मतलब चलने वाले बीजाणु, यानी जो गति कर रहा हो, तो गतिशील बीजाणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन गतिशील बीजाणु को ही क्या कहा जाता है, चल बीजाणु कहते हैं। ठीक है, अब ये चल बीजाणु क्या करते हैं, जो नई कोशिकाओं को क्या कर देती है, जन्म दे देती है। और यह विधि बहुत ही कम देखी जाती है, प्राय ये विधि जो थी बहुत कम देखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या बता देंगे, राइजोबियम, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोबियम। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा कि चल बीजाणु किसे कहते हैं। तो चल बीजाणु का मतलब मैंने बताया, कभी कभी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की कोशिका में कुछ गतिशील बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं, और जो नई कोशिका को क्या कर देती है, जन्म देती है। इस प्रकार का जो विधि होता है या इस प्रकार का जो जनन होता है, ये बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन राइजोबियम में क्या होता है, ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन। ये तो रहा अलैंगिक जनन। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो जनन होता है वो दो तरह का होता है, एक वर्धीय कायिक जनन, दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में ये देखा गया कि लैंगिक जनन एक तीसरा प्रकार भी इसमें देखा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन को किसने देखा था। तो पहले यह विचारधारा थी कि जीवाणु में लैंगिक जनन नहीं होती है। मतलब शुरुआत में ये पता किया गया था, शुरुआत में ये देखा गया था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं होता है। लेकिन दो वैज्ञानिक थे, एक थे लैडरबर्ग और दूसरा कौन थे, टाटम। तो लैडरबर्ग और टाटम ने 1946 में यह सिद्ध किया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होती है। मतलब इन लोगों ने ये बात को स्पष्ट कर दिया कि जो जीवाणु है, इस जीवाणु में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन इससे पहले कोई भी विचारधारा नहीं थी कि जीवाणु में लैंगिक जनन होती है। लेकिन ये बाद में दो वैज्ञानिकों के द्वारा, कौन से, एक लैडरबर्ग और दूसरा कौन है, टाटम, इन दोनों के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि जीवाणुओं में क्या होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और लैडरबर्ग और टाटम ने इस कार्य को जब किया था, इस बात को जब बताया, तो इस बात को बताने के लिए, इस खोज के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो इस खोज के लिए इन्हें क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये लैंगिक जनन प्राय बाद में देखा गया था। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन जो होता है। लैंगिक जनन में जो जनन, जीवाणु में लैंगिक जनन होता है, वो 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, 3 तरह से। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है, पहला होता है रूपांतरण द्वारा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है, पारक्रमण द्वारा, यानी ट्रांसडक्शन होता है। तीसरा क्या होता है, संयुग्मन के द्वारा, यानी कंजुगेशन के द्वारा होता है। तो जीवाणु में लैंगिक जनन भी कितने तरह का होता है, तो लैंगिक जनन ये आपका कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, रूपांतरण के द्वारा और पारक्रमण के द्वारा, और तीसरा क्या हो जाएगा, संयुग्मन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम अगले दिन के क्लास में देखेंगे कि रूपांतरण द्वारा क्या है, पारक्रमण द्वारा क्या है, संयुग्मन द्वारा क्या है। इन सभी विधियों को देखेंगे। लेकिन कल की क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे सही तरह से और आपका टॉपिक तैयार होगा, तो कल की क्लास से, कल के लेक्चर वीडियो से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जीवाणुओं में द्विविखंडन का उदाहरण क्या है। तो जीवाणुओं में द्विविखंडन का उदाहरण क्या है, ये कल की क्लासेस में मैंने बताया था। तो इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकी पदार्थ का जब आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान, तो उसे क्या कहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।